जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे लेक्चर 1 में वो डिस्कस किए हैं। अब पार्ट 2 में हमने नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 12 है, इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करने की और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करनी है। ये मैंने आपके सामने हाफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हाफ चैप्टर के लिख दिए हैं। हाफ चैप्टर के इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में आपको मिल जाएंगे, तो इसको देख लें। इसमें बच्चे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है। रिफ्लेक्शन क्या होती है और रिफ्रैक्शन क्या होती है। ये बेसिकली दो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं इस चैप्टर में, तो मैंने सोचा है कि चलें ये आपको पहले बता दी जाएँ। रिफ्लेक्शन बच्चों वो चीज़ होती है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करती है तो वो वापस उसी मीडियम में अगर आ जाए तो इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए उसी मीडियम में रह जाए, दूसरे मीडियम में ही चली जाए, तो उस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो हमने इन दोनों को याद रखना है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों कि रिफ्लेक्शन जब होती है जब एक वेव एक मीडियम से जाती हुई दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है। जैसे इको इसकी एक एग्जांपल है कि आप जब बोलते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वेव टकरा के वापस आपके कानों तक पड़ती है, आपकी आवाज़ ही आपको दोबारा सुनाई देती है, जिसको इको कहा जाता है। तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की एक एग्जांपल है। रिफ्लेक्शन के दो कवानीन क्या होते हैं ये आपकी बुक में भी हैं और जो मैंने हमदर्द के आपको बताए थे ये ऊपर लिखे भी हुए हैं, हमदर्द स्कॉलर सीरीज़, इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें बच्चों जो हमारे पास लॉज हैं वो पहला लॉ ये है कि जब भी वेव रिफ्लेक्ट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि वो एंगल जिस एंगल पे वो जा रही है टकराई है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि वो एंगल जिस एंगल पे टकराने के बाद वापस आएगी, वो दोनों बराबर होंगे। यानी कि थीटा आई इज़ इक्वल टू थीटा एफ होगा। और दूसरा इसका जो लॉ है वो ये है कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी कि जिस पॉइंट पे टकराएगी वो पॉइंट, और जिस मीडियम से आ रही होगी वो मीडियम, और फिर उसके बाद जिस मीडियम में गई है वो मीडियम, तीनों चीज़ें यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और मीडियम, रिफ्रैक्टेड मीडियम और इंसिडेंट मीडियम, तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में होगी, कोप्लेनर होगी, कोप्लेनर एक ही प्लेन में होगी, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये बेसिकली हमारे पास वो एंगल होता है जिस एंगल पे वेव ने टकराना है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल होगा जिस एंगल पे वेव ने टकराने के बाद वापस आना है। ये दोनों एंगल नॉर्मल के साथ बनते हैं, सरफेस पे एक नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल का मतलब होता है एक 90 के एंगल लेते हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिफाइंड स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स होते हैं कि जिनका काम ये होता है कि वेव को एक पॉइंट पे फोकस करवाना। ये बेसिकली एक स्फेयर से काटे हुए मिरर्स होंगे। एक स्फेयर लेंगे, कोई भी स्फेयर एक शेप का नाम है, ये जैसे फुटबॉल होता है, ये स्फेयर की एक एग्जांपल है। तो स्फेयर का एक पार्ट हम ले लेंगे, उसको एक साइड पे कलर कर देना है, एक साइड पे पेंट कर देना है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, स्फेरिकल मिरर्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये दोनों टर्म्स स्फेरिकल मिरर्स के लिए यूज़ होती हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली उस स्फेयर का जिससे हम मिरर लेंगे उस स्फेयर का सेंटर होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उस स्फेयर का रेडियस होगा, यानी कि सेंटर से लेके सरफेस तक का फासला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस हमारे पास वो पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पे स्फेरिकल मिरर में अगर रेज़ पैरेलल आ रही हैं, लाइट की रेज़ पैरेलल आ रही हैं, तो स्फेरिकल मिरर उसको एक पॉइंट पे मिला देंगे। उन रेज़ को जब पैरेलल आती हुई स्फेरिकल मिरर से टकराएंगी तो वो उसको एक पॉइंट पे मिला देंगे, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और फोकल लेंथ बेसिकली मिरर के सेंटर से लेकर मिरर के सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं, मिरर के सेंटर से। अगर स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, उस पूरे स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मिरर का सेंटर उस मिरर के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लेके प्रिंसिपल फोकस तक जहाँ पर रेज मिल रही हैं
वो दोनों का जो फासला होगा वो फोकल लेंथ होगी। इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं फोकल लेंथ को, और इसको कैपिटल एफ से। ये पॉइंट होता है और ये लेंथ होती है, इसका जो है यूनिट मीटर होता है, याद रखिएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ मिरर फार्मूला एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, कि मिरर फार्मूला क्या है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। मिरर फार्मूला हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है कि जो हमें बताता है तीन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। ये फार्मूला होता है, ये आपने याद कर लेना है। 1/f इज़ इक्वल टू 1/p जमा 1/q। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स शॉर्ट में भी आ सकते हैं इस फार्मूले से और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। 1/f क्या है, इसमें फोकल लेंथ है, अभी पढ़ी है। p क्या है, इमेज का डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है p, और q होता है इमेज का डिस्टेंस। क्यू इमेज का डिस्टेंस है, पी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएँ तो क्वेश्चन नंबर 7 माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड आइस। तो ये आपने याद रख लेने हैं। वाटर का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और आइस का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ये दोनों याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको आपने याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, एक बात बताई थी कि जब भी रिफ्रैक्शन होगी, लेकिन एक वेव एक मीडियम से जाते हुए दूसरे मीडियम में एंटर होगी, तो वो हमेशा क्या करेगी, वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेगी। अब कितनी स्पीड को चेंज करती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना होगा उसके हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम। जैसे अगर हवा से वेव जा रही है और पानी में जाती है तो वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेगी। कितनी चेंज करेगी कि पानी का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके हिसाब से, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर उसके बाद स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ बेसिकली n sin I इज इक्वल टू n sin R। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लें और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन लें, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से आ रही है वो मीडियम है जहाँ से इंसिडेंस हो रही है रे ऑफ लाइट, और ये वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये आपके पास स्नेल्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ये फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना। फिर उसके बाद क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल माय डियर स्टूडेंट्स वो एंगल है कि जिस एंगल पे हमारे पास जो अच्छा वाटर का क्रिटिकल एंगल पूछा हुआ है, लेकिन क्रिटिकल एंगल होता है क्या, वो एंगल होता है कि ये आगे सवाल आएगा, वो एंगल होता है कि जिसमें जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल होता है कि जिस पे रिफ्रैक्टेड एंगल जो है ना वो 90 हो जाए। यानी कि ऐसा, ये आपको मैं बता देता हूँ, ऐसा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल होता है कि जिसमें जो रिफ्रैक्टेड एंगल है यानी कि आर है ये 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। फिर उसके बाद वापस आते हैं, क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ 90, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1 एंड एयर इज़ 1.33। तो क्रिटिकल एंगल के निकालने के लिए फार्मूला होता है साइन सी इज़ इक्वल टू n बटा n, यानी कि ये n वो होगा जहाँ से वेव इंसिडेंट होनी है और ये वो होगा जहाँ पे वेव रिफ्लेक्ट होनी है, यानी कि एन आर और एन आर बेसिकली देखिए वेव वाटर का क्रिटिकल एंगल निकालना है। इसका क्या मतलब है कि वाटर से वेव आएगी, क्रिटिकल एंगल उसी का होगा जहाँ से वेव आनी है, और हमने निकालना है किसका, वाटर का, और रिफ्रैक्टिंग एंगल हमें पता है 90 होता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और एयर का 1.33 है, तो रे आ रही है वाटर से, तो वाटर का ऊपर पुट करेंगे जहाँ से इंसिडेंट हो रही है वो ऊपर आएगा और रिफ्रैक्टेड नीचे। तो इसमें इंसिडेंट कहाँ से हो रही है, वाटर से हो रही है, उसकी जगह 1 रखें और 1.33, इसका जो जवाब आएगा उसका साइन इन्वर्स ले लें, साइन इन्वर्स 1/1.33, तो आपके पास क्रिटिकल एंगल निकल आएगा। और इस स्पेसिफिक केस में आपका क्रिटिकल एंगल जो होगा वो निकलेगा 48.8, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 48.8 डिग्री, ये आपने याद रखना है। अच्छा यहाँ पे ये जो मैंने स्नेल लॉ की फॉर्म लिखी है ना, इसको आप, यही फॉर्म है, लेकिन जो आपकी बुक में आएगी वो होगी साइन I बटा साइन
आर, और ये बराबर होगा एन के। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बेसिकली ये बनी है स्पेसिफिकली वाटर के लिए। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1 होता है, तो ये जो साइन के साथ एन पड़ा हुआ है ना, ये 1 हो जाता है। ये यानी कि इंसिडेंट वाटर से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो एयर के साथ जो एन पड़ा हुआ है इसका 1 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, साइन आर इधर आ जाएगा, तो एन जो है वो वही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एयर से जिसमें वेव ने जाना है। तो ये खैर ये आपने याद रखना है, अगर ना भी समझ आए तो ये इतना कोई ज़रूरी आपको नहीं है समझने के लिए। आपने बस ये फार्मूला जो है इसको याद रखना है, और ये क्रिटिकल एंगल निकालने का मेथड आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएँ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? ये वो फिनोमिना होता है कि जिसमें अभी मैंने बताया क्रिटिकल एंगल के बारे में। जब भी किसी वेव का, किसी लाइट का जो किसी मीडियम से जा रही है, अगर वो क्रिटिकल एंगल बनाना शुरू कर दे उस मीडियम की सरफेस के साथ, तो फिर फिनोमिना होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये बेसिकली फिनोमिना का होता है कि लाइट रे जिस मीडियम से जा रही है उसकी सरफेसिस से टकराने के बाद वापस उसी में आ जाए, यानी कि मीडियम से बाहर ना निकले। इसकी एक एग्जांपल में आता है फाइबर ऑप्टिक्स। ये जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, ये जो लाइट सिग्नल्स भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये इंटरनेट वगैरह के लिए फाइबर ऑप्टिक्स और मुख्तलिफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसमें यही काम होता है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और वो कैसे जाती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से। ये देखें, ये अगर रिफ्रैक्टिव फाइबर ऑप्टिक है तो ये लाइट इसमें जब एंटर होगी तो वो इस सरफेस से टकराने के बाद इसी में ही टकराती रहेगी, मूव करती रहेगी। इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकता है, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप कंसर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जैसे टाइम मिलेगा आपको जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा और इसको पेपर को अच्छे से तैयार कीजिएगा, और इंशाल्लाह आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।